गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, मेरे साथ जुड़िए और जीके के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का अभ्यास करिए। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों, और इसका आंसर आप सभी को लगाना है। और इसका आंसर क्या होना चाहिए, पढ़ो। क्या कह रहा है, अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे किसके पोते थे? तो आपको याद होना चाहिए, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। तो चंद्रगुप्त का पोता कौन हो गया बच्चों? अशोक। यानी अशोक कौन हुआ? तो अशोक हो गया आपका चंद्रगुप्त का पोता। यानी आंसर होना चाहिए ए नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। अगला है बच्चों क्वेश्चन, पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप, बहुत ही फेमस नाम, जेम्स प्रिंसेप ने किस वर्ष में अशोक के राजादेश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, उसकी व्याख्या की थी? किस वर्ष में? तो याद रखिएगा 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने, है ना, अशोक के जो ये लिखे गए थे, है ना, उसको पढ़ा भी था। राइट बच्चों। पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में अशोक के राजादेश, है ना, की व्याख्या की थी। यानी सबसे पहले अभिलेख को जो पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, अशोक के अभिलेख को। और किस ईस्वी में? तो 1837 में। अगला है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस सम्राट द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ का एक रूपांतर है? तो याद रखेंगे अशोक के द्वारा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस सम्राट द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ का एक रूपांतर है? तो वो है किसका? अशोक का। निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? मेगास्थनीज आया था, वास्को डिगामा भी आया था, फाहियान भी आया था, लेकिन कोलंबस जो है वो अमेरिका की खोज किया था, ये भारत नहीं आया था बच्चों। अगला है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो इसका आंसर होना चाहिए बच्चों इंडिका। कौन सा? इंडिका। अगला है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी किसने बच्चों? तो याद रखना चाणक्य ने। किसने? चाणक्य ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, वो कौन थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो निश्चित रूप से चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य को निम्न में से जाना जाता था। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त और एक और नाम कौटिल्य भी, है ना, कौटिल्य भी और विष्णुगुप्त भी किसका नाम है बच्चों? चाणक्य का ही नाम है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो विदेश भेजा था वो किसको भेजा था? तो संघमित्रा को भेजा था। किसको भेजा था बच्चों? संघमित्रा को। अगला है, अशोक किस वंश से संबंधित है? तो निश्चित रूप से अशोक जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में जो उपलब्धि हासिल किया वो कौन था? वो था जेम्स प्रिंसेप ने। और आपने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था किस ईस्वी में? 1837 में। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। बड़ा ही कंफ्यूजन देखो ऑप्शन डाला है, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया? तो अशोक जो है निश्चित रूप से वो कौन सा धर्म अपनाया था बच्चों? बौद्ध धर्म अपनाया था। अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह कौन सा नाम है? तो अशोक को अभिलेख में प्रियदर्शी के नाम से उल्लेखित किया गया है।
अगला है सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। तो बच्चों, कलिंग का युद्ध का जो प्रभाव है उसको चट्टान आलेख से आप देख सकते हैं। किस आलेख से? चट्टान आलेख। और अशोक के जितने भी शिलालेख थे, लगभग शायद 14 शिलालेख हैं, उसमें 13वां शिलालेख, कौन सा थे शिलालेख बच्चों? 13वां शिलालेख जो है वो कलिंग युद्ध से संबंधित वर्णित है। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध से संबंधित वर्णित है। और कलिंग युद्ध के बाद ही जो है अशोक जो है वो युद्ध को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया था। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो धौली। कहाँ लड़ा गया था? धौली। इसे धौली भी कहते हैं, इसे धौली के नाम से भी जानते हैं। अगला है सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। सारनाथ का लॉइन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो लॉइन कैपिटल भी याद रखेंगे किससे संबंधित है? अशोक से ही संबंधित है। अगला है अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? तो याद रखना बच्चों, चोल का भी उल्लेख हुआ है, पांड्य का भी उल्लेख हुआ है, केरल पुत्र का भी उल्लेख हुआ है, लेकिन कुषाण का उल्लेख नहीं हुआ है। तो किस किस चीज़ का उल्लेख हुआ है, किस किस राज्य का, उसको याद रखना जरूरी है ना? क्योंकि नहीं वाला याद रखना वो मूर्खता है। कौन है उसको याद रखा करिए। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम जो था वो क्या था बच्चों? पन था। उसे क्या कहते हैं? पन कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? मौर्य वंश का शासक, मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी है, अशोक भी है, बिंदुसार भी है, लेकिन अजातशत्रु नहीं है क्योंकि ये था हर्यक वंश। अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित है। अगला निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी था बच्चों कुणाल। कौन था? कुणाल। अगला प्रश्न आ जाओ, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहद्रथ। अगला है प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? तो सांची स्तंभ जो बना था वो बना था अशोक के ही समय में। अगला प्रश्न है बच्चों, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर, कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें? तो याद रखेंगे कितने आदेश उत्कीर्ण करवाए थे? 14 आदेश। कितने आदेश बच्चों? 14 आदेश। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति की तुलना शेक्सपियर के साथ की जाती थी और उसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? याद रखेंगे कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। मृच्छकटिक नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन थे? तो मृच्छकटिक नामक साहित्यिक कृति के लेखक हैं शूद्रक। याद रखेंगे कौन है? शूद्रक। अगला है चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है बच्चों वो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। अगला है बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य की रचना जो किया था वो अश्वघोष ने किया था। किसने किया था बच्चों? अश्वघोष ने। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई की रचना किसने की थी? तो याद रखेंगे मणिमेकलई की रचना संत सतनार। किसने किया था? सतनार। सतनार ने मणिमेकलई की रचना की थी। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम किसकी कृति थी? तो शिल्पाधिकारम जो है वो किसने लिखा है? इलंगो अडिगल। किसने लिखा है? इलंगो अडिगल ने। इलंगो अडिगल ने लिखा है। शिल्पाधिकारम तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना इलंगो अडिगल ने की है। भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में
काम रूप के नाम से जाना जाता था, याद रखेंगे असम। अगला है पाणिनि एक प्रसिद्ध संस्कृत डैश थे, तो पाणिनि एक संस्कृत के विद्वान थे और वो व्याकरणविद थे। वो मुख्य रूप से क्या थे? व्याकरणविद थे। और पाणिनि ने ही अष्टाध्यायी की रचना की है। किसकी रचना? अष्टाध्यायी की रचना। अगला बच्चों, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखा था। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो थे वो किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन राजा के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से कौन सी कृति संस्कृत में रचित नहीं है? तो याद रखेंगे तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल 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 जो है ये संस्कृत में रचा हुआ नहीं है, जबकि रत्नावली, रत्नावली को किसने लिखा है बच्चों? हर्ष ने। रत्नावली को हर्ष ने लिखा है, ये संस्कृत में। राजतरंगी कलहन, राजतरंगी किसके द्वारा बच्चों? कलहन के द्वारा, ये भी संस्कृत में लिखा गया। और मेघदूत बहुत ही फेमस, आप लोगों को याद होना चाहिए, कालिदास। मेघदूत किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा, और ये भी संस्कृत में। रत्नावली भी आपका संस्कृत में, राजतरंगिनी जो कि कलहन लिखा है ये भी संस्कृत में, और मेघदूत की रचना कालिदास ने किया, ये भी संस्कृत में लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे आप DRDO कहते हो। क्या कहते हो? DRDO, है ना। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम आदर्श वाक्य है DRDO का, याद रखिएगा। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम बताइए। तो भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम। क्या नाम है बच्चों? रुद्रम। अगला क्वेश्चन है भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल का नाम बताओ। तो भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल जो है वो कौन सा है? तो वो है नाग। वो कौन सा है? नाग। अगला है निम्नांकित में से कौन सा मिसाइल नहीं है? तो अग्नि भी मिसाइल है, आकाश भी मिसाइल है, नाग भी मिसाइल है, लेकिन पिनाका जो है वो मिसाइल नहीं है। अगला है भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? तो याद रखिएगा त्रिशूल। त्रिशूल एक मिसाइल है जो सतह से वायु में मार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? त्रिशूल सतह से सतह गलत, पृथ्वी सतह से वायु गलत, नाग प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है, ये बिल्कुल सही है बच्चों, C नंबर। अगला, सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल का नाम क्या है? तो याद रखेंगे सतह से सतह यानी पृथ्वी, पृथ्वी से पृथ्वी, सतह से सतह यानी पृथ्वी। अगला है बच्चों नेक्स्ट, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। त्रिशूल, त्रिशूल का जो है वो क्या है? पृथ्वी क्या है, अग्नि क्या है और नाग क्या है? त्रिशूल अभी आपने पढ़ा सतह से वायु, सतह से वायु यानी ए का क्या हो जाना चाहिए? 3 होना चाहिए। पृथ्वी अभी आपने पढ़ा सतह से सतह, तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, तो कन्फर्म आंसर तो अब सी ही जा रहा है बच्चों। बाद बाकी सी और डी में भी देख लीजिए। अग्नि का क्या होना चाहिए? दैट इज माध्यमिक परास प्राक्षेपिक निकाय। अग्नि क्या है? तो माध्यमिक परास प्राक्षेपिक निकाय है। जबकि नाग क्या है? आपने नाग के बारे में भी अभी पढ़ा, टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। अगला है बच्चों खाने का सोडा। कौन सा? खाने का सोडा को हम क्या कहते हैं? तो खाने का सोडा को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, खाने के सोडा को ही बेकिंग सोडा भी कहते हैं, खाने के सोडा को ही बेकिंग सोडा कहते हैं। और बेकिंग सोडा अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने क्या पढ़ा देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट को ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है।
और बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र की बात करें बच्चों तो NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 याद रखिएगा। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। वहाँ था सोडियम बाइकार्बोनेट और बाई हट गया, इसका नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे आप सभी के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है आप सभी मेरे साथ जुड़कर अभ्यास किए होंगे और कुछ बच्चे ये भी चेक कर रहे होंगे कि हमें कितने प्रश्न आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं उस प्रश्नों को याद करिए बच्चों, और इस तरह से जुड़कर लगातार मेरे साथ जीके के नॉलेज को आप बढ़ाते रहिए। बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा? जैसा भी लगा आप ज़रूर कमेंट करिए, अपना फीडबैक दीजिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।